मैं अधेड़ उम्र हुआ तो मेरी तबीयत अक्सर खराब रहने लगी। मेरी बहू मुझे खाना और दवा वगैरह देती और जब भी मेरे कमरे में आती तो अपना दुपट्टा उतार देती। मैं बेटी समझकर नजरें नीची कर लेता। जब मेरा बेटा घर पर ना होता तो मेरे कमरे में ही सो जाती क्योंकि मेरी तबीयत खराब रहती थी। एक दिन अचानक मेरा बेटा मेरे कमरे में आया और मुझे मारना शुरू कर दिया और बोला, मेरी बीवी तो आपको अपना बाप समझती थी और आपने उसके साथ। मेरा नाम सुरेश है। मैं जवानी में ही श्रीलंका नौकरी के सिलसिले में आया था और फिर यहीं का होकर रह गया। जिस रेस्टोरेंट में मैं मैनेजर की नौकरी करता था उसी के मालिक ने मुझसे अपनी बेटी की शादी कर दी क्योंकि उन्हें एक ईमानदार शख्स की जरूरत थी और मैंने आज तक कभी 1 रुपया की भी हेरा फेरी नहीं की थी, इसलिए उन्हें अपनी बेटी के लिए मैं पसंद आ गया। शादी के शुरू में तो मैं कभी कभी इंडिया चला भी जाता था, लेकिन जब मेरा बेटा पैदा हुआ और बड़ा होने लगा और स्कूल जाने लगा तो फिर मेरा जाना कम ही होता था। मेरी बीवी बस एक आध बार ही मेरे साथ इंडिया गई थी, लेकिन उसे मेरे गांव का माहौल पसंद नहीं आया। उसके बाद वह नहीं जाती थी, लेकिन मैं कभी कभी चला जाता था। मेरी बीवी आलिया ने मुझे कभी जाने से ना तो रोका था ना कभी मना किया था, लेकिन अरुण की पैदाइश के बाद मेरे ससुर का देहांत हो गया तो होटल की सारी भागदौड़ मेरे जिम्मे लग गई क्योंकि आलिया उनकी इकलौती बेटी थी। उसके बाद तो मैं इंडिया जा ही नहीं पाया, बस अपने माँ बाप के देहांत पर चंद दिन के लिए गया था। रेस्टोरेंट को चलाते चलाते कब मेरी उम्र 50 तक पहुंची पता ही नहीं चला। मेरा अरुण अब 25 साल का हो चुका था। आलिया ने अरुण के लिए अपनी दोस्त की बेटी रागनी को पसंद किया था। अपने हाथों से वो मंगनी की रस्म करके आई थी, लेकिन घर आते ही उसके पसीने छूटने लगे। उसे घबराहट सी शुरू हो गई। मैं और अरुण उसे फौरन से हॉस्पिटल ले गए, लेकिन मेरी आलिया को हार्ट अटैक हुआ था जिसे वह सह नहीं पाई और उम्र के इस हिस्से में मुझे तन्हा छोड़ गई जिस उम्र में मुझे उसके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत थी। शादी के बाद बच्चा हो जाने पर जब इंसान माँ बाप बन जाता है तो फिर औलाद के लिए जीता है और एक मर्द औलाद की जरूरियात और ख्वाहिश को पूरा करने के लिए काम की चक्की में पिसता चला जाता है। बीवी के बहुत सी ख्वाहिश और जज्बात को नजरअंदाज कर जाता है। मैंने सोचा तो यही था कि जो वक्त अभी ना दे सका वह तब दे दूंगा जब बेटा कमाने लगेगा। अभी तो हम अपनी जिम्मेदारियों से फ्री होने वाले थे। कुछ माह में रागनी बेटी भी घर आ जाती तो फिर हम मियाँ बीवी का वक्त साथ गुजरता, लेकिन वह जा चुकी थी। आलिया की हादसाती मौत ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा था। अरुण का रो रो कर बुरा हाल था। ऐसे वक्त में अगर मैं सब्र का दामन छोड़ देता तो अरुण को कौन संभालता। मैं आलिया के लिए रात की अंधेरे में ही आंसू बहा लिया करता था, लेकिन दिन में अरुण के सामने कमजोर नहीं पड़ता था। रागनी बेटी से मैंने अरुण का शादी 1 माह के अंदर अंदर कर दिया था क्योंकि आलिया के बाद हम बाप बेटे को संभालने वाला और कोई नहीं था। मैं बीमार रहने लगा था। घर के काम को संभालना मुश्किल हो गया था। रागनी बहुत ही अच्छी बहू साबित हुई थी। उसने ना सिर्फ घर को संभाला था बल्कि अरुण को भी जिंदगी की तरफ ले आई थी, वरना अपनी माँ के बाद तो वह हर वक्त उदास रहता था। रागनी मेरा भी बहुत ख्याल रखती थी। मुझे वह बेटी की तरह लगती थी। चंद माह में ही वह घर की हर चीज को संभाल चुकी थी। उम्र के जिस हिस्से में मैं था अब मैं बीमार रहने लगा था। फिर आलिया का गम मेरे लिए कोई छोटी बात नहीं थी। रागनी मेरे खाने पीने का बहुत ख्याल रखती थी। मुझे वक्त पर नाश्ता देती थी, मेरी दवा का ख्याल रखती थी। आलिया के जाने के बाद मुझे बगैर नींद की दवा के नींद नहीं आती थी, इसलिए मैं दवा खाकर सो जाता था। शाम को जब मैं उठता था तो रागनी मेरे लिए फल काट कर ले आती थी। कहने लगती, अब आपको अपना जरा भी परवाह नहीं है, आप बहुत कमजोर होते जा रहे हैं। वो मुझे सेब काट कर देने लगती, साथ साथ मुझसे इधर उधर की बातें भी करती रहती। मुझे अपना घर स्वर्ग लगने लगा था, लेकिन यह सिलसिला बस चंद माह ही चला था। एक बार हमारे घर रागनी की दोस्त उससे मिलने आई। शक्ल से काफी तेज तरार सी लग रही थी। उससे कहने लगी, तुमने ससुर को भी घर पर रखा हुआ है? अरे तुम तो अपनी शादी के शुरू के दिन भी एंजॉय नहीं कर सकती। मुझे तो लगता है कि तुम हनीमून पर भी नहीं गई होगी। भाई ओल्ड हाउस किस लिए बने हैं शहर में? मैंने तो शादी के बाद अपने सास ससुर को वहीं भेज दिया था। रागनी ने पहले मुझे देखा, फिर अपने दोस्त को देखकर नहीं में सिर हिलाने लगी। मैं उसी वक्त अपने कमरे से बाहर आ रहा था। उसकी दोस्त की बातें सुनकर मुझे गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, ए लड़की, तुम क्या मेरी बहू को गलत बातें सिखा रही हो? चलो निकलो मेरे घर से बाहर। मैंने रागनी की दोस्त को गुस्से से कहा था। वो मुझे देखकर बौखला सी गई थी, लेकिन बहुत जल्दी संभल गई। रागनी कुछ नहीं बोली। वो लड़की मुझसे भी बदतमीजी करने लगी। कहने लगी, आप मुझसे तमीज से बात करें। मैंने कहा, अगर तुम 2 मिनट के अंदर घर से नहीं गई तो मैं तुम्हें धक्के देकर निकाल दूंगा। वो मेरे घर से निकल गई। मैंने रागनी को भी डांट दिया कि आइंदा तुम्हारी कोई दोस्त हमारे घर ना आए। रागनी को शायद मेरी ये बात अच्छी नहीं लगी।
उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही मुझे कमरे के बाहर से बहस की आवाजें आने लगी। रागिनी उसे हनीमून पर जाने की जिद कर रही थी। कह रही थी कि शादी के बाद वो घर की कामकाज में लग गई है, अपनी जिंदगी एंजॉय नहीं कर रही। अरुण भी उसे वक्त नहीं देता, उसे बस हर हाल में हनीमून पर जाना है। अरुण उसे प्यार से समझा रहा था कि मेरे पापा बीमार रहते हैं, इसलिए मैं तुम्हें कहीं भी लेकर नहीं जा सकता। उन्हें वक्त पर खाना और दवा चाहिए होती है। हाँ, तो तुमने उन्हें घर पर क्यों पाल रखा है? उन्हें ओल्ड हाउस में छोड़ आओ, वहाँ उनकी अच्छी केयर होगी। मैं कुछ नहीं जानती, वहाँ मुझे जाना है। इस बात पर एक थप्पड़ की आवाज मुझे सुनाई दी थी। रागिनी की बातों ने मुझे तकलीफ तो बहुत पहुंचाई थी, लेकिन थप्पड़ की आवाज सुनकर भी मुझे अफसोस सा हुआ था। वह कहने लगा, खबरदार, जो तुमने आइंदा ओल्ड हाउस का नाम भी लिया, मैं तुम्हें लेकर कहीं नहीं जाऊंगा। अरुण ने गुस्से से कहा था। उसके बाद तो रागिनी का रवैया मुझसे बदलने लगा था। वह अरुण के सामने तो मुझसे बहुत प्यार जताती थी, लेकिन उसके घर से जाते ही जब किचन में बर्तन धोने लगती तो सिंक में बर्तन पटक पटक कर फेंकने लगती। मैं उस वक्त लाउंज में टीवी देख रहा होता था और किचन लाउंज में ही था, इसलिए बर्तनों के शोर से मुझे अंदाजा होने लगा कि वो गुस्से में यह बर्तन पटक पटक कर मार रही है। बर्तन धोते हुए कहने लगी, मुझे तो कोई इंसान ही नहीं समझता, मुझे तो लगता है इस घर में बहू की नहीं एक नौकरानी की जरूरत थी। उस वक्त मेरे और रागिनी के अलावा तो घर पर कोई न था। जाहिर है वो ये सब कुछ मुझे ही सुना रही थी। मैंने सोचा बच्ची ही तो है, क्या हर्ज है कि बर्तन में खुद ही धो लिया करूं। मैंने टीवी बंद कर दिया और किचन में चला आया। मैंने कहा, रागिनी बेटा, तुम पूरा दिन काम करके थक जाती हो, तुम ये बर्तन छोड़ो या मैं धो देता हूँ। मेरी बात सुनकर उसने फौरन से बर्तन छोड़ दिए और उसी गुस्से में अपने कमरे से चली गई। मैं उसके इस तरह के रवैये को समझ तो नहीं पाया था। मैं बर्तन धोने लगा तो आलिया याद आने लगी। कैसे वो चुपचाप सारे घर के काम किया करती थी, कभी शिकायत तक ना की थी। मैंने सारे बर्तन धो दिए और फिर अपने कमरे में चला गया। रागिनी ने अब मुझे नाश्ता खाना भी देना छोड़ दिया था। कई घंटे में भूखा बैठा रहता। मैं शुगर का मरीज था, इसलिए मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। मैं अपने कमरे से बाहर आया तो वो मोबाइल पर किसी से फोन पर बातों में लगी थी। मैं किचन में गया तो खाना भी पकने के लिए नहीं रखा था। मुझे उस वक्त बहुत तेज से भूख लगी थी। दोपहर से शाम हो चुकी थी, इसलिए मैंने सोचा कि अंडे को ऑमलेट ही बनाकर खा लूं। शायद मेरी शुगर भूख के मारे लो हो रही थी, इसलिए मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। जैसे ही मैंने फ्रिज से अंडा निकाला, मुझसे कुछ भी बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं गिरकर बेहोश हो गया। जब होश आई तो हॉस्पिटल में था। अरुण बेहद परेशान था। कहने लगा, पापा आपको क्या हुआ था? मैं उस वक्त बहुत उदास सा हो गया था, इसलिए सारी बात बता दी, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी यह बात मुझे यह दिन भी दिखा सकती है। अरुण को बहुत गुस्सा आया था। वो अभी काम से लौटा ही था कि मुझे किचन में बेहोश देखकर घबरा गया था। रागिनी उस वक्त मेरे मुंह पर पानी के छींटे फेंक रही थी। अरुण मुझे उठाकर अस्पताल ले गया। उस वक्त मुझे ट्रीटमेंट मिलने पर मुझे होश आया था। जब मैं घर वापस आया तो रागिनी बेचैनी से मेरी तबीयत पूछने लगी। अरुण ने उसे गुस्से से देखा। कहने लगा, तुम्हें अगर मेरे बाप की इतनी परवाह होती तो उन्हें वक्त पर खाने को देती। इस घर की तुम्हारी जिम्मेदारी है ही कितनी? मैंने घर की सफाई के लिए नौकरानी रखी है, तुम्हें बस किचन का ही काम करना होता है और उस पर भी तुम यूं चीखती चिल्लाती हो, मेरे बाप से बर्तन धुलवाती हो। मैंने बेटे से दिल हल्का किया था, लेकिन यह मालूम नहीं था कि वो यूं बहू पर बरस पड़ेगा। उस वक्त तो रागिनी चुप रही, लेकिन उसके बाद उसने जो कुछ मेरे साथ किया, शायद ही किसी बहू ने ससुर के साथ किया होगा। रागिनी ने अरुण के सामने तो मुझसे माफी मांग ली। मैंने भी इस बात को ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया। रागिनी का रवैया मुझसे फिर वैसा ही हो गया था, बल्कि कुछ ज्यादा ही उखड़ा सा हो गया था। एक बार मेरे कमरे में ही खाना ले आई। खाना मेरे सामने रखकर अपना दुपट्टा उतारा और मेरे ड्रेसिंग टेबल के सामने रखी चीजें उठाकर सफाई करने लगी। मैंने अपनी नजरें झुका ली। यही सोचा कि बच्ची है, शायद गर्मी की वजह से ऐसा कर गई। मैंने नजरें झुकाकर ही नाश्ता किया और इंतजार करने लगा कि कब रागिनी मेरे कमरे से बाहर निकले, लेकिन वो मेरे कमरे के बेफजूल से काम करने लगी। कभी टेबल के दराज को खोलकर अलग अलग चीजें निकालकर दराज ठीक करने लगी, कभी ड्रेसिंग के सामने रखी चीजों को साफ करने लगी। मैंने उसकी तरफ देखे बिना कहा, बेटा तुम किचन का काम संभाल लो, यह सब काम तो नौकरानी भी करके जाती है। मेरी बात सुनकर मेरे पास आकर मेरे बेड पर बैठ गई। मैं उसके इतने करीब बैठने पर परेशान सा हुआ था। मेरा हाथ पकड़कर मुझसे कहने लगी, मैं पिछले रवैये की वजह से बहुत शर्मिंदा हूँ, आप मुझे माफ कर दें। वो बड़ी शर्मिंदा से मुझसे कह रही थी। मैंने कहा, बेटा मेरे दिल में तुम्हारे लिए ऐसी कोई बात नहीं है। एक बार मैं लॉन्ज में टीवी देख रहा था। रागिनी किचन में खाना बना रही थी। अरुण भी आने वाला था। जब मुझे रागिनी की चीखने की आवाजें आने लगी, मैं भागता हुआ किचन में आ गया। रागिनी के दुपट्टे पर आग लग गई थी। वो खौफ से चीख रही थी। जब मैं किचन में पहुंचा तो यह सब देखकर मैं खुद भी बदहवास सा हो गया था। मैंने उसे गले से दुपट्टा उतार कर दूर फेंक दिया, क्योंकि उस पर आग लगी हुई थी।
वो शायद बेहद घबराई और बदहवासी के आलम में थी, इसलिए मेरे साथ लग गई। मैं उसे बेटी की तरह साथ लगाए तसल्ली दे रहा था। जब अरुण घर में दाखिल हुआ, वह हमें देखकर एकदम चौंक सा गया। रागिनी अरुण को देखकर उसके साथ लगकर रोने लगी। वो उससे रोने की वजह पूछने लगा, लेकिन शायद वो बहुत घबराई हुई थी, इसलिए उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। मैंने कहा, रागिनी किचन में काम कर रही थी, उसके दुपट्टे को आग लग गई थी, इसलिए घबरा गई है। रागिनी अरुण के साथ लगी रोए जा रही थी। कहने लगी, जी बात जो पापा कह रहे हैं वही सच है, आप उन्हीं की बात का एतबार करें, क्योंकि वही सच है। अरुण, न जाने मुझे क्यों रागिनी का अंदाज कुछ अजीब सा लगा कि जैसे वो इस बात पर न जाने क्या जाहिर करना चाह रही है। बाद में अरुण ने रागिनी से कहा कि वो परेशान ना हो, वो बाजार से खाना ले आएगा। उसके बाद ना जाने क्यों, लेकिन मैं दिन पर दिन कमजोर होने लगा, बीमार रहने लगा। जैसे ही दोपहर के खाने के बाद दवा खाता, मुझे नींद आने लगती, इसलिए मैं अब लाउंज में नहीं बैठ पाता था, ज्यादातर अपने कमरे में रहने लगा था। यहाँ तक कि कभी कभी तो अरुण के आने की भी मुझे खबर नहीं होती थी। अक्सर जब दोपहर के बाद मैं सोता तो मेरी आंख रात को ही खुलती थी। तब तक रागिनी और अरुण खाना खा चुके होते थे। मैं उठता था तो वह दोनों अपने कमरे में जा चुके होते थे। मैं खुद ही खाना गर्म करके खा लेता और दवा खाकर लेट जाता। एक बार अरुण को काम के सिलसिले में दूर शहर जाना पड़ा। वो 2 दिन के लिए गया था। जब एक रात मैं गहरी नींद में था कि मेरा दरवाजा बुरी तरह से खटखटाया गया। मैंने दरवाजा खोला तो सामने रागिनी घबराई हुई खड़ी थी। कहने लगी, पापा मुझे अकेले में डर लग रहा है, मैं आपके कमरे में सो जाऊं। अरुण घर पर था नहीं और रागिनी को यूं अपने कमरे में सुलाना मुझे गैर मुनासिब सा लग रहा था। मैंने कहा, बेटा ये गैर मुनासिब सी बात है, तुम्हें घबराने की और डरने की जरूरत नहीं है, मैं घर पर ही हूँ। वह कहने लगी, आप शायद मुझे अपनी बेटी नहीं समझते, हालांकि मैं अपने रूखे रवैये की आपसे माफी भी मांग चुकी हूँ, लेकिन मुझे लगता है आपने मुझे दिल से माफ नहीं किया। मैं आपको कैसे यकीन दिला दूं कि मैं आपको अपने सगे बाप जैसा ही समझती हूँ, और इस वक्त अरुण भी नहीं है, मुझे अपने कमरे में डर लग रहा है। मैंने कहा, मैंने तुम्हें दिल से माफ किया है, लेकिन मैं यह समझ नहीं पा रहा था कि मैं उसे इनकार कैसे करूं। वो रोने लगी, कहने लगी, अगर मैं आपकी सगी बेटी होती तो क्या आप मुझे अपने कमरे में सोने से इनकार कर देते? आप मुझे शायद बेटी समझते ही नहीं है। मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम आ जाओ। वो अंदर आ गई और सोफे पर जाकर लेट गई। मैं अपने बेड पर लेटकर सो गया। मेरी आंख कमरे की तेज दस्तक पर खुली थी। मैं उठकर बैठ गया। रागिनी भी उठ गई। उसने सोफे से उठकर दरवाजा खोला था। सामने अरुण को देखकर वो उसके साथ लग गई और रोने लगी। कहने लगी, तुम क्यों मुझे छोड़कर चले जाते हो अकेले घर पर? रागिनी की बात पर अरुण ने मुझे ना जाने किस नजरों से देखा था कि मैं घबरा सा गया। रागिनी की बात की वजह देने लगा। मैंने कहा, अरुण तुम इसी शहर में रहा करो, रागिनी रात को डर जाती है और तुम तो जानते हो कि मुझे अकेले सोने की आदत है, मैं इसे अपने कमरे में नहीं बुला सकता। मेरी बात पर कहने लगा कि फिर आज क्यों बुला लिया? उसकी बात और लहजा मुझे कुछ अजीब सा लगा। मैंने कहा कि वो डर रही थी, रो रही थी, इसलिए मैंने उसे कहा कि जाओ सोफे पर लेट जाओ। मेरी बात पर रागिनी ने ताज्जुब का इजहार किया। कहने लगी, जी मैं सोफे पर? यह कहकर फिर वो खुद ही सहम कर इस बात में सर हिलाकर अरुण से कहने लगी, हाँ अरुण ये ठीक कह रहे हैं, इन्होंने मुझे कमरे में नहीं बुलाया था। यह कहकर वो न जाने क्यों बदहवास होती हुई कमरे से बाहर निकल गई। अरुण ने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन अब उसका रवैया मुझसे उखड़ा उखड़ा रहने लगा था। वह मुझसे काम से वापस लौटकर भी बात नहीं करता था, खाना खाते अपने कमरे में चला जाता। एक बार रागिनी की तबीयत खराब हो गई तो अरुण उसे डॉक्टर के पास ले गया। जब वापस आया तो रागिनी रोते अपने कमरे में चली गई। मुझे यह देखकर ताज्जुब सा हुआ कि ऐसा भी उसे क्या हो गया। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि अरुण ने मेरा गिरेबान पकड़ लिया। कहने लगा, पापा आपको शर्म नहीं आई मेरी बीवी के साथ ऐसा घिनौना खेल खेलते हुए? वह आपको अपना बाप समझ रही थी और आपने उसी की इज्जत खराब कर दी। अरुण बहुत गुस्से से मुझे झंझोड़ कर कह रहा था। मैंने कहा, मेरा गिरेबान छोड़ो। उसके बाद मैंने अरुण से कहा कि तुम होश में तो हो, ये क्या कह रहे हो? रागिनी मेरी बेटी है, मैं उसे अपनी बेटी की तरह समझता हूँ और तुम अपने बाप पर ऐसा घटिया इल्जाम लगा रहे हो। वो कहने लगा, बाप भी तो अपनी हरकतों पर गौर करे। मैंने खुद कई बार रागिनी को रोते हुए आपके कमरे से बाहर निकलते देखा है। जब भी मैं काम से वापस घर आता हूँ रागिनी आपके कमरे में होती है, और मेरे घर आने के बाद बिना दुपट्टा के रोते हुए वो आपके कमरे से निकलती है। आप क्या करते हैं मेरी बीवी के साथ? आप उसे धमकियां देते हैं कि अगर उसने मुझसे कुछ कहा तो आप मुझे उससे तलाक दिलवा देंगे, क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ, इसलिए जो आप कहेंगे बिना सोचे समझे मैं वही करूँगा। वो मुझसे चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था। मुझे तो अपने कानों पर यकीन करना मुश्किल था। वो लड़की मेरे साथ खेल खेल रही थी। वो लड़की मेरे साथ क्या खेल खेल रही थी? वो मुझे दोपहर के खाने में नींद की दवा देती थी।
जब मैं सो जाता था तो वह अरुण के आने से पहले जानबूझकर मेरे कमरे से बिना दुपट्टे के बाहर निकलकर अरुण को शक में डाल चुकी थी। मैंने कहा वह झूठ बोल रही है, मुझे इस बात का पता नहीं है क्योंकि मैं नींद की दवा खाकर सो रहा होता हूँ। वह कहने लगा, बस भी कर दे पापा, कभी आप जानबूझकर उसे अपने करीब करने के लिए उसके दुपट्टे को जला देते हैं तो कभी कोई बहाना मेरे सामने पेश करते हैं। मैं अंधा नहीं हूँ, आप होश में होते हैं। चंद दिन पहले भी आप होश में थे। आप जानते हैं आपने मेरे साथ क्या किया है? आपने मुझे जीते जी मार डाला। यह कहकर वो रोने लगा, कहने लगा कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है और आपके बच्चे की। यह लफ्ज मेरे मुंह पर जिल्लत का बहुत बड़ा तमाचा था। मैंने अरुण के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। मैंने कहा, बदतमीज, इतना बड़ा इल्जाम लगाते हुए तुझे शर्म नहीं आई? वह तुम्हारी बीवी है। वह कहने लगा कि मैं बांझ हूँ, मेरी रिपोर्ट यह कहती है कि मैं बाप बनने के लायक हूँ ही नहीं, तो मेरी बीवी प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? आप घर पर होते हैं, मुझे जवाब दें। मैं क्या सोच सकता हूँ, कैसे इस बात पर यकीन कर लूं कि आप सच हैं? मैंने से कोई जवाब नहीं दिया। मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गया, अपने कपड़े एक बैग में डाले और बैग समेत अपने आंसू साफ करते हुए घर से बाहर निकल गया। अरुण ने मुझे एक बार भी नहीं रोका था। मैं ओल्ड हाउस में आ चुका था क्योंकि मैं जान चुका था कि यह सारा खेल मुझे घर से निकालने के लिए रचाया गया था। मेरे जैसे और भी बहुत से बूढ़े वहाँ अपने बच्चों के गलत रवैयों की वजह से आकर रह रहे थे। मुझे याद आने लगा कि शायद यह मेरा ही कर्म है। आलिया की शादी के बाद मैंने भी इंडिया का रुख नहीं किया था। मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए थे, बार बार मुझसे कहते थे एक बार आकर अपनी शक्ल दिखा जाया करो, हमारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, क्या मरने से पहले भी तुम्हारी शक्ल देखने को नहीं मिलेगी? लेकिन उस वक्त मुझे अपने बेटे की फिक्र लगी रहती थी। मुझे उसे अच्छी शिक्षा दिलवाने के लिए दिन रात मेहनत करनी थी। मेरे माँ बाप मुझे रोते हुए फोन करते थे, अपने पास बुलाते थे, लेकिन मैं टालता रहता था। मुझे तो बस वहाँ की फिक्र थी, उस बेटे की जिसने आज मेरे बारे में एक पल नहीं सोचा। शायद ये मेरे कर्मों का फल है। उस वक्त मैंने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की थी जब उन्हें मेरी जरूरत थी, इसलिए मेरी औलाद अब मुझसे कैसे पूछ सकती थी? मैं फूट फूट कर रोते हुए अपने भगवान से माफी मांगने लगा। अब मेरा सारा वक्त पूजा पाठ में गुजर जाता था। चंद माह बाद अरुण मुझे लेने आ गया, कहने लगा, पापा आप मुझे माफ कर दे, रागिनी एक झूठी और मक्कार औरत है। मैंने उसकी बातें सुन ली है, जो वो अपने दोस्त से कह रही थी कि उसने आप पर झूठा इल्जाम लगाकर आपको ओल्ड हाउस में जाने पर मजबूर कर दिया। उसने मेरी रिपोर्ट भी झूठी बनवाई थी। मैं बांझ नहीं था। मैंने कहा, तुम लोगों का कसूर नहीं, मैं शायद अपने किए हुए की सजा पा रहा हूँ, तुम मुझे यहीं रहने दो। अरुण की मिन्नत पर भी मैं उसके घर नहीं गया क्योंकि मैं यहाँ सुकून में था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।